नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। आज ही के दिन 77 साल पहले 1950 में हमने अपना संविधान अंगीकार किया था। आज ही के दिन हमने इस बात पे मुहर लगाई थी कि यह देश किस रास्ते पे चलेगा। आज ही के दिन हमें यह अधिकार मिला था कि हम अपने देश को रचें, गढ़ें और ज़रूरत पड़े तो अपने देश पे शासन कर रहे लोगों की आलोचना भी करें। ये जो बोलने का अधिकार है, ये किसी सरकार का दिया हुआ अधिकार नहीं है। ये हमारे संविधान का जो आज ही के दिन अंगीकार किया गया था, आज इसको बनाने में 3 साल से ऊपर का वक्त लगा था। आज इसकी प्रेरणा के पीछे आज़ादी की पूरी लड़ाई का दौर शामिल था और दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन शामिल था, जिसमें एक स्वप्न था 5000 वर्षों की गैर बराबरी को, उसके पहले के भेदभाव को मिटाकर एक नए समतामूलक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध भारत को गढ़ने का। तो आज ये एक बड़ा दिन है। 26 जनवरी न होता तो शायद हमारे लोकतंत्र की आभा ये न होती। हालांकि इस लोकतंत्र को तोड़ने की बड़ी कोशिश हुई, कुछ अब भी जारी है। हमारे गणतंत्र को लगातार जैसे चोट पहुंचाने का एक सिलसिला जारी है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा देश अपनी प्रतिज्ञाओं को भूला नहीं है, अपने सपनों, अपने संस्कारों को भूला नहीं है। तब भी बहुत सारी बातें हैं जो कही जाने योग्य हैं और कही जाएंगी आज के इस कार्यक्रम में। आज इस गणतंत्र पे मैं बात करना चाहता हूँ 5 उन संकटों की। आप इन्हें दुश्मन कहें, आप इन्हें चुनौती कहें, आप इन्हें संकट कहें, जो हमारे गणतंत्र पर, जो हमारे भारत पर, जो हमारी भारतीयता पर उसको एक तरह की चुनौती दे रहे हैं। इनसे लड़ना, इनसे निपटना ज़रूरी है। देखिए, कल से जब से मैं सड़कों पे जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में तिरंगा लिए इस ठंड में खरीद लो सर, खरीद लो सर बेच कहते हुए घूम रहे हैं। इन छोटे बच्चों के हाथ में उनको तिरंगा बेचने की मजबूरी क्यों है? क्यों हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है कि दिल्ली, मुंबई और तमाम शहरों की सड़कों पर ऐसे किसी भी दिन, किसी पर्व त्योहार के अवसर पे, कभी राखी के दिन आपको राखी बेचते बच्चे मिल जाएंगे, कभी होली के दिन रंग और गुलाल बेचते मिल जाएंगे, और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे आपको तिरंगा बेचते मिल जाएंगे, छोटे छोटे तिरंगे। उनकी नन्ही आँखों में शायद एक सपना झिलमिला रहा होता है, बहुत मामूली सा सपना कि उनका झंडा बिक जाएगा तो शायद उनकी दोपहर भूखी नहीं कटेगी या उनके परिवार को कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जिस चुनौती की बात मैं कर रहा था, जिस दुश्मन की बात मैं कर रहा था हमारे गणतंत्र की, वो सबसे बड़ी हमारी गरीबी और हमारी आर्थिक विषमता है। शायद बहुत सारे लोगों को इन दिनों हिंदुस्तान में एक आत्ममुग्ध मध्यवर्ग खड़ा हुआ है, बल्कि उच्च मध्यवर्ग या उपभोक्ता वर्ग उसको कहें, जिसको लगता है कि दुनिया में तो हमारा कोई सानी नहीं है, हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिसको अर्थव्यवस्था के आंकड़े बताते हैं कि वो जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, वो जल्दी ही 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। हालांकि अगर आप ठीक से याद करें तो 2022 तक भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में ही किया था। वह अभी पूरा नहीं हुआ है। छोड़िए, आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है कि हमारी प्रतिज्ञाएं अभी अधूरी हैं। तो एक तरफ तो हम अपनी आर्थिक मजबूती की बात करते हैं, लेकिन इस विषमता को नज़रअंदाज करते हैं जो हमारे मुल्क को लगभग 2 हिस्सों में बांट रही है। इस विषमता से आप इस बात को इस तरह समझिए कि जो मतलब जीडीपी तो हमारी बढ़ रही है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं वो बहुत बड़ा हो रहा है,
लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारा पैसा उद्योगपतियों की जेब में है और बहुत सारे लोग इस तरह अश्लील ढंग से अमीर हो गए हैं कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी अपने लिए जुटा सकते हैं। लेकिन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे भारत की स्थिति प्रति व्यक्ति आय में कितनी है? प्रति व्यक्ति आय में, जिसको नॉमिनल कंसीडरिंग कहते हैं, उसमें हम दुनिया में 146वें नंबर पे हैं। यानी 145 देश प्रति व्यक्ति आय में हमसे आगे हैं, वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा समृद्ध हैं 194 देशों में। एशिया में हम 37वें नंबर पे हैं, और तो और दक्षिण एशिया में भूटान, मालदीव, ये सब हमसे आगे हैं, शायद श्रीलंका भी होगा। तो ये देश प्रति व्यक्ति आय में हमसे आगे चल रहे हैं। आर्थिक विषमता हमारे समाज में इतनी गहरी है, जिसको पीपीपी कहते हैं, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। आप कितना खरीद सकते हैं उसके आधार पर होने वाली तुलना। वहाँ भी दुनिया में आप 137वें नंबर पे हैं और एशिया में 35वें नंबर पे। तो जब तक ये आर्थिक विषमता दूर नहीं होगी, तब तक जो है आप अपने आप को न विश्वगुरु बोल सकते हैं, न विश्व शक्ति बोल सकते हैं, और न अपने गणतंत्र पे गर्व कर सकते हैं, गुमान कर सकते हैं। मुझे अचानक उन बच्चों को देखकर और इन आंकड़ों को देखते हुए रघुवीर सहाय की कविता, जो बरसों नहीं दशकों पुरानी है, वो याद आ रही है। अधिनायक। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टलमल बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। रघुवीर सहाय इस बात को, इस गरीबी को, इस विषमता को और हर चरना की, फटा सुथन्ना पहने हर चरना की त्रासदी को बहुत अच्छे ढंग से पहचानते थे। शायद इसीलिए उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो जो पहली चुनौती है वो मैंने कहा कि हमारी गरीबी और आर्थिक विषमता है। दूसरी चुनौती इन दिनों लगातार बड़ी होती जा रही है, वो हमारी सांप्रदायिकता बढ़ती हुई और हमारी सामाजिक नफरत है। मतलब ये दोनों सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो सांप्रदायिकता का प्रसार इन दिनों हुआ है, हिंदुस्तान को जैसे एक आरी काटने पे हिंदुस्तान के दिल को तुली हुई है। कोशिश ये है कि एक जमात एक अलग दिखे, एक का गेटवाइजेशन हो जाए, एक बिल्कुल वर्चस्ववादी तबके की तरह, बहुसंख्यक आबादी के विशेषाधिकार की तरह इस देश पे शासन करती रहे। जब तक ये दो हिंदुस्तान रहेंगे, जब तक आप अल्पसंख्यकों को, जो छोटे मोटे अल्पसंख्यक नहीं हैं, उनकी आबादी भी दुनिया के किसी देश के मुकाबले बड़ी आबादी है। 20 करोड़ से ज़्यादा इस देश में अल्पसंख्यक हैं और उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और उनको नज़रअंदाज किया भी नहीं जाता रहा। संविधान ने उनको सारी बराबरी दी। लेकिन इधर के वर्षों में जो सांप्रदायिकता परवान चढ़ी है, चाहे मंदिर आंदोलन के चलते, चाहे गो हत्या के नाम पे शुरू हुई मॉब लिंचिंग के नाम पे, तरह तरह की पहचानों को लेके असहिष्णुता की शिकायत करने वालों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, वो बताता है कि भारत की एकता, भारत की विविधता, दोनों को खंडित करने का मंसूबा कुछ लोगों के भीतर है, जो शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे भारत कमज़ोर होगा, मजबूत नहीं होगा। ये दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती जाहिर है मैं जातिवाद की ओर संकेत करूंगा, लेकिन सांप्रदायिकता और जातिवाद में एक फ़र्क फिर भी बचा हुआ है। जातिवाद निश्चित तौर पे पिछले 50 वर्षों में कुछ तो घटा है। आज की तारीख में
कोई खुद को जातिवादी नहीं बता सकता है। अपने घर में, अपनी रसोई में, अपने रिश्तों में वो जातियां गिनता रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वह अपने आप को जातिवादी कह सके। बल्कि हमारी जाति राजनीति के केंद्र में धीरे धीरे पिछड़ी जातियां, पिछड़ी अस्मिताएं आ रही हैं और वो प्रतीक आ रहे हैं जिनसे ये लोग अपने आप को जोड़ते हैं। चाहे वो अम्बेडकर हों, चाहे पेरियार हों, चाहे फुले हों। तो जातिवाद की समस्या बनी हुई है, बड़े पैमाने पे एक वर्गीय घृणा के रूप में बची हुई है। लेकिन तब भी उससे मुठभेड़ में हम पहले के मुकाबले कुछ आगे बढ़े हैं। ये सवर्णों या अगड़ों की सदाशयता से नहीं, पिछड़ों के अपने बल से, दलितों के भीतर पैदा हुई रोशनी से। तो ये तीसरी चुनौती है जिससे हिंदुस्तान को लड़ना होगा। जो चौथी चुनौती मैं गिनना चाहता हूँ वो भ्रष्ट दफ्तरशाही और मूल्य विहीन राजनीति है। असल में जो सपना 1947 में देखा गया, 26 जनवरी 1950 को जिस सपने को एक शक्ल दी गई, उस सपने को सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश के तथाकथित सबसे पढ़े लिखे लोगों ने, इस देश के अफसरों ने पहुंचाया, इस देश के इंजीनियरों ने पहुंचाया, इस देश के नेताओं ने पहुंचाया, जो आज़ादी की लड़ाई की मलाई खाते खाते जनता का हक भी खाने लगे। और इसको लेकर भी मतलब मुझे धूमिल की कविता याद आती है। उन्होंने तब लिखा था जनतंत्र के सूर्योदय में, और देखिए किस तरह लिखा था। रक्तपात कहीं नहीं होगा, सिर्फ एक पत्ती टूटेगी, एक कंधा झुक जाएगा, फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आंखों को एक साथ लाल फीतों में लपेटकर वे रख देंगे काले दराजों के निश्चल एकांत में, जहां रात में संविधान की धाराएं नाराज आदमी की परछाई को देश के नक्शे में बदल देती हैं। ये लंबी कविता है दोस्तों, और इसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि क्या असंतोष धूमिल के भीतर पैदा था उन दिनों, जो बिल्कुल आम लोगों का असंतोष रहा होगा। एक कविता और है उनकी पटकथा, जो बहुत महत्वपूर्ण कविता है, और उसमें एक जगह वो कहते हैं, दुखी मत हो यही मेरी नियति है। यहाँ उसके पहले एक वर्णन है, खून और आंसू से तर चेहरा मुस्कुराया था, उसकी आवाज़ का हरापन उसकी आंखों में उतर आया था। दुखी मत हो यही मेरी नियति है, मैं हिंदुस्तान हूँ जब भी मैंने उन्हें उजाले से जोड़ा है। उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है, इसी तरह तोड़ा है। दोस्तों, ये चौथी चुनौती हमारे लोकतंत्र के सामने, वो राजनीतिक मूल्य कहाँ से आए जो लगातार ख़त्म किया जा रहा है, वो दफ्तरशाही कैसे रास्ते पे आए जो इन दिनों बड़ी पूंजी की शिकस्त में है राजनीति। और वो भी मैं इसमें ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा इस चौथी चुनौती के सामने कि पूंजीवाद की गिरफ्त में आता हमारा लोकतंत्र, पूंजी शाहों की थैली शाहों की गिरफ्त में आता हमारा लोकतंत्र। जो पांचवी चुनौती है वो इन दिनों बहुत प्रत्यक्ष है, अंधविश्वास, कट्टरता और अवैज्ञानिकता के लगातार प्रसार की। इन दिनों मीडिया पे देखिए तमाम तरह के बाबा दिख रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, स्त्रियों का अपमान करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, अल्पसंख्यकों का अपमान करते हैं और हंसते रहते हैं, और जनता उनके सामने सिर झुकाती है। ऐसे बाबा इस देश की राजनीति को तय कर रहे हैं। तरह तरह के नाम हैं, उनके नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो बाबा लोग जो हैं इस देश को लगातार इसकी बौद्धिक मेधा को जैसे कुचलने पे तुले हैं, और इसका नतीजा वो अंधविश्वास है जो हमारे यहाँ किसी वैज्ञानिक चेतना को बड़ा नहीं होने दे रहा है। वैज्ञानिक चेतना के नाम पे हम जो कुछ कर रहे हैं, इन दिनों हमारे IITs में जिस तरह के रिसर्च बताए जा रहे हैं सरकारों द्वारा, जिस तरह के काम में उन्हें लगाया जा रहा है, पता चलता है कि किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हमारी दिलचस्पी बची नहीं है। दोस्तों, ये 5 चुनौतियां हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ।
गरीबी और आर्थिक विषमता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्ट दफ्तरशाही, मूल्यविहीन राजनीति और पूंजी तंत्र का बड़ा होता कब्जा और अंधविश्वास, कट्टरता और अवैज्ञानिकता, इन सबसे लड़े बिना आप हमारे गणतंत्र को, हम अपने गणतंत्र को इतना मजबूत नहीं बना पाएंगे जितना बनाना चाहते हैं। वो गणतंत्र ऐसा हो जिसमें कोई खिलखिलाकर हंस सके और कह सके कि आज़ादी जो है फूलों की खुशबू होती है, आज़ादी जो है सबके हिस्से आने वाली एक बराबरी की चीज़ होती है। वो लगातार कमज़ोर पड़ रही है। आपको इसके लिए सतर्क रहना होगा। शुक्रिया।